नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम महिला पर्यवेक्षक हेतु आपके लिए लगातार एमसीक्यूज प्रस्तुत कर रहे हैं और इसी श्रृंखला के तहत शिशु की देखभाल, शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा के संबंध में अगले एमसीक्यूज आपके लिए लेके आए हैं। इससे पहले हम आपको 3 क्लासेस दे चुके हैं जिसमें 50-50 एमसीक्यूज थे। अब ये अगले 50 एमसीक्यूज पुनः आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज का पहला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा अधिगम अशक्तता का प्रकार है। तो इसमें पूछा गया है कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है उसका प्रकार कौन सा होता है। ऑप्शन ए है एकांग घात, बी है पठन वैकल्य, सी है अति तनाव और डी है अपस्मार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पठन वैकल्य। पठन वैकल्य का मतलब पढ़ने में अगर दिक्कत आ रही है तो ये एक अधिगम अशक्तता का प्रकार होता है। अधिगम अशक्तता के बहुत सारे प्रकार होते हैं जिसमें डिस्लेक्सिया, अफेजिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मोर्फिया, डिस्टोपिया, डिस्फेसिया, डेलिरियम इत्यादि बहुत सारे प्रकार होते हैं। इसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो उसमें से पठन वैकल्य मतलब पढ़ने में अगर दिक्कत आ रही है तो वो इससे संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय दिव्यांग सरकारी शैक्षिक संस्थान सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कितना प्रतिशत आरक्षण शिक्षा मंत्रालय दिव्यांग सरकारी शैक्षणिक संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए है 4%, बी है 5%, सी है 7% और डी है 10%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में दिया है 4%, यानी शिक्षा मंत्रालय दिव्यांग के द्वारा सरकारी या फिर शैक्षणिक संस्थान में या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण होता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। आपको इसमें ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है वाइगोत्स्की, बी है पियाजे, सी मैस्लो और डी कोहलबर्ग। सही उत्तर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है वाइगोत्स्की, यानी सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन वाइगोत्स्की ने किया है। अगला प्रश्न है, बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है। आपको इसमें ऑप्शन दिए हैं। ए बुद्धि का निम्न स्तर, बी बोधगम्यता का उच्च स्तर, सी कार्यों को आसानी से छोड़ देना और डी छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित करके कर पाने की अक्षमता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी में है बोधगम्यता का उच्च स्तर, यानी बच्चों में प्रतिभाशीलता अगर चेक करना है तो उसमें हम बोधगम्यता का उच्च स्तर चेक करेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, दृष्टि तीक्ष्णता का मापन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए हूवर मेंथ, बी कृत्रिमांग, सी आर्थोटिक अंगों को सहारा देने वाला यंत्र और डी स्नेलेल चार्ट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है स्नेलेन चार्ट। स्नेलेन चार्ट में कुछ अक्षर लिखे होते हैं जिससे दृष्टि की तीक्ष्णता का मापन होता है। अगला प्रश्न है, बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है। ऑप्शन ए है व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है, बी अव्यवस्थित रूप में किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर कर आता है, सी पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है और डी केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बच्चों का जो विकास होता है वो व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से वो वैयक्तिक होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, HIV खालिस्तान से फैल सकता है। तो HIV किस वजह से फैल सकता है। आपको ऑप्शंस दिए हैं, ए पसीना, बी लार, सी मूत्र और डी माँ के दूध। तो दोस्तों सही उत्तर जानते हैं आप, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, माँ के दूध। अगर माँ को HIV है तो बच्चे को इससे माँ के दूध पीने से HIV पॉजिटिव आ सकता है। पसीना, लार और मूत्र के द्वारा HIV नहीं फैलता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। बालक के उचित देखभाल के लिए, बी बालक के सर्वांगीण विकास के लिए, सी बालक के विकास को नियंत्रित करने के लिए और डी अच्छे नागरिकों के निर्माण के लिए। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
बाल विकास का जो अध्ययन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मनोविश्लेषणवाद का जनक किसे कहा गया है? ऑप्शन ए अब्राहम मैस्लो, बी सिगमंड फ्रायड, सी आल्फा पोर्ट और डी डेविड आसुबेल। तो दोस्तों सही उत्तर इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रायड हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए समाज और लोकतंत्र के लिए शिक्षा, बी पाठ्य पुस्तकों पर जोर न दें, कई संसाधनों पर जोर दें, सी समय सारणी और बैठने की सख्त व्यवस्था और डी रटने के ज्ञान के विपरीत सीखना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता में समाज और लोकतंत्र के लिए शिक्षा आती है, साथ ही पाठ्य पुस्तकों पर जोर न देकर कई संसाधनों पर जोर देना चाहिए और रटने के ज्ञान के विपरीत सीखने पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो इस प्रकार से समय सारणी और बैठने की सख्त व्यवस्था प्रगतिशील शिक्षा की कोई विशेषता नहीं होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन ए जीन पियाजे, बी जेरोम ब्रूनर, सी लेव वाइगोत्स्की और डी बी एफ स्किनर। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीन पियाजे। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं? ऑप्शन ए संवेदी गत्यात्मक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक और ऑप्शन डी है औपचारिक संक्रियात्मक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। अगला प्रश्न है, खालिस्तान के अनुसार व्यवहार मनोवैज्ञानिक अध्ययन है? ऑप्शन ए हरलॉक, बी जे बी वाटसन, सी एडलर और डी फ्रायड। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जे बी वाटसन। जे बी वाटसन के अनुसार व्यवहार मनोवैज्ञानिक अध्ययन होता है। अगला प्रश्न है, बच्चों के व्यक्तित्व पर माता पिता का प्रभाव है? ऑप्शन ए अस्तित्वहीन, बी बाल्यावस्था में सबसे कमजोर, सी प्रारंभिक बाल्यावस्था में सबसे मजबूत और डी संपूर्ण जीवन काल में एक समान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चों के व्यक्तित्व पर माता पिता का प्रभाव होता है प्रारंभिक बाल अवस्था में सबसे ज़्यादा मजबूत, यानी पालक जैसा करते हैं वैसे ही बच्चे प्रदर्शित करते हैं और वैसे ही आदतें अपने में डालते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पूर्ववाक संवाद का एक रूप नहीं है? ऑप्शन ए रोना, बी कूक करना और प्रलाप करना, सी हाव भाव भंगिमाएं और डी वाक्य निर्माण। तो इसमें पूर्ववाक संवाद का रूप नहीं है, ये आपको बताना है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाक्य निर्माण। तो वाक संवाद से पहले रोना, कूक करना, प्रलाप करना, हाव भाव भंगिमाएं बताना, ये सब शिशु करता है। वाक्य निर्माण बाद में होता है, यानी जब बोलना सीखता है उसके बाद में वाक्य निर्माण स्टार्ट होता है। अगला प्रश्न है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी IRDP को किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1978, बी 1981, सी 1983 और डी 1986। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP को 1978 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 11 दिसंबर 1946, बी 11 दिसंबर 1945, सी 11 दिसंबर 1948 और डी 11 दिसंबर 1950। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया? ऑप्शन दिया है ए भाषा, बी संज्ञानात्मक द्वंद्व, सी सहज क्रियाएं और डी स्कीमा। तो दोस्तों लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में भाषा की भूमिका पर ज़्यादा बल दिया है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना। बी, विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना। सी, संभाव्य असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना। और डी, विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना। अगला प्रश्न है, ब्रोनफ्रेंड-ब्रेनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत किस पर बल देता है? ऑप्शन ए, जैविक परिप्रेक्ष्य पर। बी, संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य पर। सी, पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य पर। और डी, मनोलैंगिक परिप्रेक्ष्य पर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्रोनफेन-ब्रेनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जो है वो पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य पर बल देता है। अगला प्रश्न है, शरीर के किस अनुपस्थित अंग का कृत्रिम प्रत्यारोपण कहलाता है? शरीर के किसी अनुपस्थित अंग का अगर कृत्रिम प्रत्यारोपण किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए, आर्थोसिस। बी, प्रोस्थेसिस। सी, अनुकूलन युक्ति। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको बोलते हैं प्रोस्थेसिस। अगर शरीर में कोई अंग नहीं है और उसका अलग से प्रत्यारोपण हो रहा है तो उसे प्रोस्थेसिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, HIV का अर्थ है, तो HIV का आपको यहाँ पर फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए दिया है हाईली इन्फेक्शियस वायरस। और बी है हाई इंटेंसिटी वायरस। सी है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और डी है ह्यूमन इंटेंसिटी वायरस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस HIV का अर्थ होता है। इससे यह वायरस जब हो जाता है तो HIV से इन्फेक्टेड व्यक्ति की सबसे पहले इम्यूनिटी के ऊपर प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न है, विकास की विशेषताएं होती हैं, तो आपको ऑप्शन दिए हैं ए, देशात्मक। बी, क्रमबद्ध। सी, प्रगतिशील श्रृंखला। और डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों विकास की अवस्थाओं में ये सभी चीज़ देखी जाती हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। विकास की विशेषताओं में देशात्मकता होती है, क्रमबद्धता होती है। देशात्मकता यानी निश्चित दिशा की ओर बढ़ता हुआ, ठीक। क्रमबद्धता यानी एक के बाद एक होता है। प्रगतिशील श्रृंखला भी इसमें जुड़ी होती है, इसलिए उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी को पढ़ने में कठिनाई होती है तो उसे किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है, यानी कौन सी लर्निंग डिसएबिलिटी है वो बताना है। ऑप्शन ए, डिसलेक्सिया। बी, डिसग्राफिया। सी, डिसकैलकुलिया। क्षमा चाहेंगे दोस्तों, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि एक विद्यार्थी शिक्षार्थी को पढ़ने में कठिनाई होती है तो उसे डिसलेक्सिया नामक बीमारी है, यानी डिसलेक्सिया नामक लर्निंग डिसेबिलिटी है। अगला प्रश्न है, पूर्व पारंपरिक एवं पश्चिम पारंपरिक स्तरों का प्रतिपादन द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? पूर्व पारंपरिक और पश्चिम पारंपरिक स्तरों का प्रतिपादन बताना है। ऑप्शन ए दिया है फ्रायड के मनोलैंगिक यानी मन कामुक सिद्धांत के द्वारा। बी, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सी, कोहलबर्ग के नैतिकता का सिद्धांत। और डी, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोहलबर्ग के नैतिकता का सिद्धांत, यानी पूर्व पारंपरिक एवं पश्चिम पारंपरिक स्तरों का प्रतिपादन कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आंतरिक अभिप्रेरणा पर अधिक जोर देता है, जहां व्यक्तिगत जरूरतें आत्म साक्षात्कार के लिए अभिप्रेरणा का स्रोत है? ऑप्शन ए, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। बी, मानवतावादी दृष्टिकोण। सी, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। और डी, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी में है मानवतावादी दृष्टिकोण, यानी पूछा था इसमें प्रश्न में कौन सा दृष्टिकोण आंतरिक अभिप्रेरणा पर अधिक जोर देता है, तो मानववादी दृष्टिकोण जो होता है वो आंतरिक अभिप्रेरणा पर अधिक जोर देता है। अगला प्रश्न है, वह जहां विचार प्रारूप भाषा से प्रभावित होते हैं कहलाता है? ऑप्शन ए, भाषाई निर्धारण। ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह। ऑप्शन सी, समाजशास्त्री उत्पत्ति। और डी है सांस्कृतिक प्रवृत्ति। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाषाई निर्धारण। वहाँ जहाँ विचार प्रारूप भाषा से प्रभावित होते हैं वह भाषाई निर्धारण कहलाता है। अगला प्रश्न है,
मानसिक रूप से निरुद्ध बालकों की बुद्धि लब्धि से कम होती है। तो आपको बताना है मानसिक रूप से निरुद्ध बालकों की बुद्धि लब्धि कितने से कम होती है। आपको इसमें ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है 88 से 89, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है 88, ऑप्शन बी है 89, ऑप्शन सी है 80 और ऑप्शन डी है 90। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मतलब 70 से कम। अगर आईक्यू लेवल 70 से कम होता है तो ऐसे निरुद्ध बालकों मानसिक रूप से निरुद्ध बालक के रूप में इन्हें जाना जाता है। और अगर मैं सामान्य बुद्धि की बात करूं तो 90 से लेकर 109 तक सामान्य बुद्धि के लिए आईक्यू अगर है तो सामान्य बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है। और इसी तरह से 139 से अगर अधिक हो जाता है तो प्रतिभाशाली, जिसे जीनियस भी कहते हैं, उसमें काउंट होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। स्कूल की प्रारंभिक शिक्षा के 3 आर का अर्थ है। ऑप्शन ए प्रतिक्रिया, पढ़ना, दोहराना। ऑप्शन बी पढ़ना, विश्राम करना, दोहराना। ऑप्शन सी प्रतिक्रिया, दोहराना और अंकगणित। ऑप्शन डी पढ़ना, लिखना और अंकगणित। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पढ़ना, लिखना और अंकगणित। ये तीनों ही स्कूल की प्रारंभिक शिक्षा की 3 आर का अर्थ है। अगला प्रश्न है, पूर्व टोली की आयु है। ऑप्शन ए 3 से 6 साल, बी 1 से 3 साल, सी 6 से 9 साल और डी 9 से 11 साल। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 से 6 साल। पूर्व टोली की आयु मतलब इस उम्र में बच्चा जो है अपने ही उम्र के बच्चों के साथ में ग्रुप बना करके खेल कूद इत्यादि करता है और अपना सीखता है जो भी सीखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षार्थी स्वायत्तता किसकी विशेषता है। ऑप्शन ए औपचारिक शिक्षा, बी पारंपरिक शिक्षा, सी प्रगतिशील शिक्षा और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षार्थी स्वायत्तता प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। अगला प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यता है। तो अधिगम निर्योग्यता क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती, बी एक स्थिर अवस्था है, सी एक चर अवस्था है और डी जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी अधिगम निर्योग्यता का अर्थ होता है समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होना। अगला प्रश्न, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि वह क्या सीखना है और कैसे सीखना है, बी एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, सी निरंतर गृहकार देते रहना और डी है सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, ये सबसे उपयुक्त तरीका है। अगला प्रश्न देखेंगे, महिला लिंग का निर्धारण होता है जब मिलते हैं। तो इसमें दिया है XX और Y क्रोमोसोम्स, XYY क्रोमोसोम्स, XX क्रोमोसोम्स और XY क्रोमोसोम्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, महिला लिंग का निर्धारण तभी होता है जब XX क्रोमोसोम मिलते हैं और पुरुष लिंग के लिए XY क्रोमोसोम्स जो होता है वो XY क्रोमोसोम्स के मिलने से ही पुरुष के लिंग का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, साथियों और शिक्षकों के साथ संतोषजनक संबंध बनाने या बनाए रखने में कठिनाई की विशेषता है। ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बच्चे, बी रचनात्मक बच्चे, सी औसत बच्चे और डी संवेदनात्मक और व्यवहारिक संबंधी विकार वाले बच्चे। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है संवेदनात्मक और व्यवहारिक विकार संबंधी वाले बच्चे। ऐसे बच्चे जो होते हैं साथियों और शिक्षकों के साथ में संतोषजनक संबंध नहीं बना पाते हैं और इस तरह के अच्छे संबंध बनाने में कुछ कठिनाइयों का सामना करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, आइसेंक ने व्यक्तित्व के एक तीसरे आयाम की बात की है, यह कौन सा है। ऑप्शन ए असहमतता, बी अंतर विवेकशीलता, सी उभयमुखी और डी है साइकोटिज्म।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साइकोटिज्म। आइसेंक ने व्यक्तित्व के एक तीसरे आयाम की बात की है और यह है साइकोटिज्म। अगला प्रश्न है, शादी सगुन योजना के तहत कौन लाभान्वित होगा। अब इसमें ऑप्शन दिया है, ए है अल्पसंख्यक वर्ग की कन्याएं, बी बहुसंख्यक समाज की कन्याएं, सी सवर्ण समाज की कन्याएं और डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शादी सगुन योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग की कन्याओं को लाभ पहुंचाया जाएगा। अगला प्रश्न है, रमेश के पिता के बाल सफेद और लंबे हैं, इसलिए वह सोचते हैं कि सभी के पिता के बाल सफेद और लंबे हैं। यह दृष्टिकोण किस अवस्था में है। ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी सेंसरी मोटर अवस्था और डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। रमेश के पिता के बाल अगर सफ़ेद और लंबे हैं इसलिए वो सोचते हैं कि सभी के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे होंगे। यह अवस्था कहलाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, गतिक कौशलों के में अधिगम निरयुक्ता क्या कहलाती है। ऑप्शन ए डिस्क्रेजिया, बी डिस्प्रेक्सिया, सी डिसकैलकुलिया और डी है डिसलेक्सिया। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा उत्तर डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया मतलब गतिक कौशल में अधिगम निरयुक्ता है। अधिगम निरयुक्ता है मतलब गतिक कौशलों को सीखने में अगर किसी प्रकार की डिफिकल्टीज आ रही है तो उन्हें डिस्प्रेक्सिया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। ऑप्शन ए परिणामों की आशा करना, बी समस्या की पहचान, डी समस्या के छोटे हिस्सों में बांटना और डी संभावित युक्तियों को खोजना। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, परिणामों की आशा करना के अतिरिक्त समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण में परिणामों की आशा करना आएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, खालिस्तान के कारण प्रतिभाशालीता होती है। ऑप्शन दिया है इसमें, ए सामाजिक कारकों कारण, बी आनुवांशिक रचना कारण, सी वातावरणीय प्रेरणा कारण और डी उपयुक्त सभी के कारण। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी सामाजिक कारकों, आनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा, इन सभी के कारण प्रतिभाशीलता होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अधिगम के प्रति दृष्टिकोण को सबसे अच्छी चीज के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो है ऑप्शन ए केवल शिक्षार्थियों द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है, बी आयु के साथ साथ संशोधन किया जा सकता है, सी सकारात्मक अधिगम वातावरण बनाकर संशोधित किया जा सकता है और डी संशोधित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिगम के प्रति दृष्टिकोण को सबसे अच्छी चीज के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो है सकारात्मक अधिगम वातावरण बनाकर संशोधित करना। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बच्चा बल्लेबाजी के लिए अपनी बारी का इंतजार नहीं कर सकता और अक्सर मैदान पर दौड़ता है। जब कोई पहले से ही बल्लेबाजी कर रहा होता है, बच्चा किस समस्या से जूझ रहा है। ऑप्शन ए डिस्ग्राफिया, ऑप्शन बी ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार, ऑप्शन सी GDD और ऑप्शन डी ऑटिज्म। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता वाला जो विकार है अगर बच्चे में आ गया तो वो अक्सर मैदान पे दौड़ता है जब कोई पहले से ही बल्लेबाजी कर रहा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दो सहयोगी अधिगम सिद्धांत कौन से हैं। तो दो सहयोगी अधिगम सिद्धांत बताना है। ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुबंध और प्रभावी अनुबंध, बी शास्त्रीय अनुबंध और उत्पीड़क अनुबंध, सी शास्त्रीय अनुबंध और क्रिया प्रसूत अनुबंध और डी शास्त्रीय अनुबंध और अवलोकन अनुबंध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के आधार पर शास्त्रीय अनुबंध और प्रभावी अनुबंध ये दोनों ही एक दूसरे के सहयोगी अधिगम माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन हमारी कार्यशील स्मृति है। तो कार्यशील स्मृति के बारे में बताना है। ऑप्शन ए STM, ऑप्शन बी LTM, ऑप्शन सी संवेदी स्मृति और डी इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा STM, यह हमारी कार्यशील स्मृति का नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षकों की भूमिका है। ऑप्शन ए
ज्ञान का संप्रेषण करना, बी छात्रों को अनुशासन में रखना, सी छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतः क्रियात्मक अधिगम का सृजन करना और डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसमें शिक्षकों की भूमिका इन सभी में होती है, इसलिए सही उत्तर उपरोक्त सभी होगा। यानी शिक्षक ज्ञान का संप्रेषण करता है, छात्रों को अनुशासन में भी रखता है, शिक्षक छात्र केंद्रित होता है और इस तरह छात्र केंद्रित क्रियाएं कराता है और अंतःक्रियात्मक अधिक्रम का सृजन भी करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक शिक्षक की भूमिका में शामिल होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता का एक लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए लचीलापन, बी मौलिकता, सी विस्तारण और डी एकांकीपन। तो दोस्तों इसमें सृजनात्मक का लक्षण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी एकांकीपन। एकांकीपन जो है वो सृजनात्मकता का एक लक्षण नहीं होगा। इसके अलावा लचीलापन, मौलिकता, विस्तारण ये सभी सृजनात्मकता के लक्षण के रूप में दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग चिंतन के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन दिए हैं, ए मज्जा, बी उप पलकोटी तंत्र, सी अनुमस्तिष्क और डी प्रमस्तिष्क वलकुट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है प्रमस्तिष्क वलकुट। ये मस्तिष्क का ऐसा भाग है जो चिंतन के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मानववादी सिद्धांतकार है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए सिगमंड फ्रायड, बी इवान पावलोव, सी एरोन बेक और डी कार्ल रोजर्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्ल रोजर्स। ये मानवतावादी सिद्धांतकार है। अगला प्रश्न है, MMPI क्या है? MMPI आपको बताना है क्या है। ऑप्शन ए बुद्धि मापन युक्ति, बी व्यक्तित्व मापन युक्ति, सी अधिगम मापांक और डी संवेग मापांक। तो दोस्तों MMPI जो है वो संवेग मापांक एक युक्ति का नाम है। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम 50वां क्वेश्चन था। इसी तरह के MCQs के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, समय अत्यंत कम बाकी है। ठीक, तब तक हमारे साथ लगातार बने रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।